हाँ भाई, पूजा भाई, नीरज, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओएमआर सीट वहाँ तो चेक करवाऊंगा ना अभी। थोड़ा सा आइडिया तो लगे नंबर ऑफ स्कोर का। अभी आप लोग ये पेपर दे रहे हो क्या? ये सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हो रहा है, कितने लोग दे रहे हो? और ये सभी दे रहे हो? फिर तो देना भी चाहिए, शिक्षक का ही तो है। इसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं अपन अभी। तो तुम्हारा ये पेपर 8 तारीख का है ना? अपना हिंदी वाला 8 का है। 7 का तो कोई मतलब नहीं है, 7 को नहीं है ना तुम्हारा? 7 को थोड़ी है तुम्हारा। पब्लिक का होने दो, पब्लिक से मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, उनसे क्या लेना देना। तुमको मतलब 8 तारीख को पेपर देना है, ये कह रहे हो है ना? तो है, साइंस कब दे रही हो तुम? सब जगह ऑक्टोपस क्यों बन रहे हो भाई? एक ही जगह नौकरी कर लो। तो फिर ऐसे करें क्या, एग्जाम से 2 दिन तो पहले और एग्जाम के 2 दिन बाद है। तुम्हारा कब का है साइंस वाला? 2 को? 9 को है? अच्छा, 9 को है। 9 में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेरा मानना ये है, सबसे बढ़िया तरीका है आप पेपर दे के आओ और अपना मूल एग्जाम है 8 तारीख को। तो 2 दिन तो इसमें आगे के प्लस कर दो और 2 दिन इसमें पीछे के प्लस कर दो। भाई आने जाने में दूर दराज से जाओगे, पेपर पेपर शायद होम डिस्ट्रिक्ट में आया है ना, तो घर भी फिर लगे हाथ 1-2 दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद में पेपर देने के बाद में आपको यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए 2-4 महीना। तो फिर तो अपन दीपावली की छुट्टी करेंगे बस, है ना? दीपावली को तो घर जाना पड़ता है ना। तो ऐसे करो, 8 तारीख में आगे 2 दिन जोड़ो, 6 हो गई। और दो, 6 से 10, 6 से और 10, इसकी छुट्टी रख लो आप। सही है ना? हम 11 तारीख को तो मिल जाएंगे यहाँ, और हम 5 तारीख तक क्लास ले लेंगे। सही आइडिया है ये? है तो आज तारीख कितनी हो गई? 2 हो गई ना? तो 3, 4, 5, 3 दिन क्लास और चलने दो। आज से व्याकरण की क्लास और चलेगी आपकी। वो दीपक जी को एक बार याद दिला देना, वैसे शाम को मैंने मैसेज छोड़ दिया था उनको। अब अपना क्लास का बिल्कुल जो शेड्यूल है वो चलता रहेगा। सुबह 7 से 11 क्लास चलेगी, जिस बीच में आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, है ना? 9:45 से और 10 बजे के बीच में आप ब्रेक रख लो, क्योंकि इस बीच में 9:45 पे आपकी क्लास छोड़ के निकल जाया करूँगा और सर आ जाया करेंगे। 15 मिनट का आपको ब्रेक है, सर को टाइम दे दिया है 10 बजे से, है ना? तो अभी तो क्या है, वो 10 से 11 ठीक है। वैसे ज़्यादा भी लंबी लंबी क्लास लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो वर्ष भर ही है, ये मान लो आप। भाई भागना कहाँ है? 4 महीने में कोर्स खत्म करके क्या करोगे? 5 महीने में क्या? अपना तो सिस्टम फिक्स है, 7 से 8 महीने में कंप्लीट कोर्स होता है। जब तक आ जाएगा अपना एग्जाम, फिर तुमको टेस्ट सीरीज में तैयारी करवा देंगे, है ना? तो अब तो तुम सर्किल को ऐसे रखो, सुबह 7 से 11 ये समय है आपका, है ना? सीखने का, सीखने का समय है ये, अध्ययन करने का तो अध्ययन तो जो तुम घर करते हो ना, वो सबसे बेस्ट है। अब देखो भाई, कोई जीके का एग्जाम 7 को नहीं है, जीके का भी 8 को ही है। नीरज, तुम्हारा 8 को ही तो है। एक ही दिन में दोनों पेपर हो रहे हैं तुम्हारे। कभी तुम 7 को पहुंच जाओ जीके में, वो कोई और वाला जीके के संग कोई और पेपर हो रहे हैं। वो तुम्हारा 8 को पहुंचना है। तुम भी नशे में रहते हो यार। अब तुम गए तो मेरे को ही हो ना, शिष्य तो मेरे ही हो। पेपर था मेरा हिस्ट्री का मैं पढ़ के चला गया पॉलिटिकल साइंस, बीए सेकेंड ईयर में। अब देखो, इसको बार बार मत पूछना आप, है ना? मैसेज वगैरह आते हैं, आप पूछते हो सर क्या है, तो ये मेरे को भी याद रह जाएगा। मैं भी इसका फोटो खींच लूँगा ना, फोटो खींच लो इसका।
तो ये मैंने लिख दिया है, जो आपका ये छुट्टी है आपकी सब, ये लो। 5 तारीख तक हम मिलेंगे और उसके बाद 11 तारीख को, ठीक है। अब ये पेपर OMR शीट आपको दी गई है, तो देखो एक भी क्वेश्चन किसी छात्र का आपको गलत चेक नहीं करना है, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आस्था और विश्वास है। आप ध्यान से देखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, चेक करते चलो। गलत है तो उसे गलत कर दो। और शायद सबके पास पहुंच गई OMR शीट, या किसी की है? सब दे दी क्या भाई? OMR शीट सबकी दे दी है ना। कौन सी रचना गोरखनाथ द्वारा रचित नहीं है? प्राण संकली, आत्मबोध, शिष्य दर्शन, शब्दी पद, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवाह, है ना। ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, रोमावली, ये सब याद किया। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की कुल 40 रचनाएं मानी हैं, जिसमें उन्होंने 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। क्या उसमें काफिर बोध शामिल है? नहीं है। हाँ, ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है गोरखवाणी। गोरखवाणी की संपादन करता कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल, और ये काम 1930 में हुआ है। और उससे बड़ी बात ये कि उसकी जो भाषा बानी है वो राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली। वैसे ओवरऑल अपन नाथ साहित्य की भाषा की बात करेंगे तो पंजाब तक में इसका प्रचार प्रसार हुआ, तो पंजाबी का भी इसमें प्रयोग है। सदुकड़ी पूरे आदिकाल में यदि किसी की भाषा सदुकड़ी कही जाएगी तो नाथों की कही जाएगी। या तो नाथ ही तो भ्रमणशील थे, सिद्ध एक जगह टिका हुआ है, चारणों को दरबार चाहिए, जैन भी दरबार में है ना। भ्रमणशील कौन है? नाथ। और फिर मध्यकाल यानी कि भक्ति काल में भ्रमणशील संत रहे हैं, तो संतों की भी सदुकड़ी और इनकी भी सदुकड़ी। लेकिन अब जैसे कबीर और गोरखनाथ की भाषा की बात करोगे आप, तो देखो गोरखनाथ को तो संस्कृत की खूब नॉलेज है। उन्होंने तो संस्कृत गद्य में कई रचनाएं लिखी हैं। विवेक मार्तंड, महार्थ मंजरी, अमरोध शासनम, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विराट पुराण, सब आपने लिखा है। शक्ति संगम केंद्र लिखा ना। तो गोरखनाथ के गद्य में तो संस्कृत का भी खूब अच्छा प्रयोग हुआ है। दूसरा, उनकी भाषा में राजस्थानी और खड़ी बोली का पुट दिखाया गया है। यद्यपि पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने पंजाबी का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ओवरऑल हम पंजाबी को भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब यदि हम कबीर की सदुकड़ी से इसको अलग करेंगे तो बड़ा अंतर ये है कि कबीर की सदुकड़ी में तो ब्रजभाषा है कि नहीं है। और अरबी फारसी की शब्दावली का प्रयोग कबीर की कविताओं में मिल जाता है। मुँह कम मेरा बाच, तो मुँह कम बाच, ऐसी शब्दावली का प्रयोग मिल जाता है। कारण ये कि गोरखनाथ का समय तो 11वीं सदी का है, हिंदुस्तान पर विदेशी आक्रमण तो 12वीं सदी में होते हैं। पहले ये आक्रमण करेंगे और जनमानस में घुलेंगे मिलेंगे, तो इनकी भाषा धीमे धीमे तो प्रसारित होगी। अब दोनों की सदी में बड़ा अंतर है। गोरखनाथ 11वीं सदी के हैं और कबीरदास 16वीं सदी के हैं। इसलिए कबीर के समय तक आते आते तो अरबी फारसी का जनमानस में काफी प्रचार प्रसार हो गया था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि गोरखनाथ की भाषा में अरबी फारसी, क्योंकि ये तुर्क लोग आए कब थे यहाँ? उत्तर भारत में इनका आक्रमण तो 1192 में आया। तराइन के दूसरा युद्ध तो 12वीं सदी का एंड है। हालांकि आप ये कह सकते हो कि वो तो रामचंद्र शुक्ल ने तो गोरखनाथ का समय 13वीं सदी माना है, क्या वह तो तराइन के युद्ध के समय मौजूद थे। चलो मान लेते हैं कि उस समय मौजूद भी रहे होंगे, तो अभी तुर्कों ने आक्रमण किया है, शासन सत्ता स्थापित होगी। फिर भाषा तो ऐसी चीज है जो एकदम से जनता तक नहीं पहुंचती ना, उसको समय लगता है पहुंचने में। तो ये है। अरे सब जुड़ जाओगे, फर्स्ट पेपर से भी जुड़ जाओगे। आप मेरे को मैसेज कर देना, टीम को कर देना, अब क्लास में आ जाओ। तो इसमें आपने बड़ी तुरंत तैयारी से पकड़ा इसको कि भाई योग सार नहीं है, क्योंकि योग सार तो हम जैन रचनाकारों की भाषा पढ़ेंगे, वो रचना पढ़ेंगे जिसमें जो हिंदू की आती है। हाँ, यदि ये योगचर्या होती तब तो डोंग भी पकी होती। तो ये तो सबका सही गया ना।
अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। ये हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। अब कहने को तो आप ये कह सकते हो कि ये कथन आपने लिखाया है क्या। वैसे तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कथन को अलग से नोट्स के रूप में भी उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें अधिकतर कथन तो शुक्ल के ही होंगे। भले ही मैंने आपको ये नहीं लिखाया, लेकिन फिर कॉमन सेंस क्या चीज है। कॉमन सेंस आपका ये कहता है कि भाई हिंदी काव्यधारा का नाम आया है, और हिंदी काव्यधारा जिसकी बड़ी चर्चित पुस्तक है वो है राहुल सांकृत्यायन। ये तो केवल हिंदी काव्यधारा से ही आप समझ जाओगे कि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। ये हिंदी काव्यधारा के नाम से जो कार्य किया है वो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। क्लियर। तो ऐसे आपने लॉजिक लगा लिया था, या फिर पूरा ही पढ़ के तुक्का मारा कर दो रामचंद्र शुक्ल किया तो होगा। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। अब जिसका दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका कॉमन सेंस कमजोर है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि उसको कॉमन सेंस भी डेवलप करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है काल भैरव साधना। किसने किया काल भैरव साधना? बोलो। किसी नहीं किया? किया ना? इसका बिल्कुल सही उत्तर है सहज साधना। किस किस का सही है? दो। बड़े आराम से हाथ खड़े कर रहे हो। एक मोटा सा मास्टर आता है, हाय तंदुल महाकाय, यही पढ़ा के जा रहा है, नाम रोशन करोगे मेरा। अरे भाई संतोष सहज समाधि भली, सहज साधना तो मैंने तुमको संतों की बताई थी। ये गोरखनाथ की साधना। गोरखनाथ तो काया साधना का विरोध करते हुए हठयोग साधना लाए। योग साधना, हठयोग साधना, प्राणायाम साधना, कुंडलिनी जागरण साधना, नाड़ी साधना, ये सब हठयोग साधना के उपक्रम है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है हठयोग साधना। और ये किसकी है वज्रयानी साधना? सिद्धों की है। ये सिद्धों की है। सवाल एक सवाल गलत चला जाए ना तो तुमको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि किसी ने एक उंगली काट दी। ऐसी फीलिंग आए तो मजा है? ये देखो बब्बर शेर सवाल देखने की कोशिश की है कि लिखते समय कितना सोच सोच करके आप लोग लिखते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में वीर गाथा काल के नामकरण का आधार किसे माना है? एक एक विकल्प को ध्यान से पढ़ो। अनेक रचनाओं में प्रयुक्त भाषा शैली की प्रसिद्धि, सभी ढंग की साधारण और असाधारण रचनाओं की प्रसिद्धि, किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि, या विभिन्न ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि। चार। किस किस ने किया है? हाथ खड़े करो। किस आधार पे किया है वो क्लियर करो। विभिन्न ढंग की रचनाओं की प्रचुरता पर ध्यान गया होता तो संदेश रासक भी वहीं बैठा है, ढोला मारो दुहा भी वही है, राउरवेल भी वही है। पूरा तो रासो गिना दिया। विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, रासो 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 से मिलती जुलती दो और रचनाएं, जसमयंक, जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश। क्या ये विशिष्ट ढंग की रचना नहीं? केवल उनके चिंतन में रासो ग्रंथ रहे हैं और वो एक विशिष्ट ढंग की रचनाएं हैं। किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता देखी और उन्हीं के आधार पर अपना नामकरण किया है। ये है विशेष ढंग। इसको नहीं पकड़ पाए फिर आप सभी? कितनों का सही हाथ खड़े करो। हाँ, बाकी का गलत क्यों गया है? अब बस यही बात है, एक जैसा मास्टर, एक जैसी पढ़ाई, एक जैसा माइंड, लेकिन एक का सही और एक का गलत क्यों है, ये चिंता का विषय मैं तुम पर स्वयं छोड़ता हूं। निम्नलिखित में से जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल की समय सीमा निर्धारित की है। हमें क्या पता क्या निर्धारित की है? क्यों?
पूरा लिखाया था क्या आपने गुरुजी? ना। तो ये तो जमाना जान रहा है ना कि ग्रियर्सन 700 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं। अब 700 ईस्वी से इसमें विकल्प ही एक है। क्यों? इसी आधार पर छांटा, ये दिमागी चौक हो गया। आपने एग्जैक्ट नहीं लिखाया तो रट्टा कैसे लगाएं? क्यों नहीं लिखाया? 700 ईस्वी से प्रारंभ माना और नाम दिया चारण काल। वही तो मैंने आपको बताया कि नाम दे रहा है चारण काल, समय दे दिया 700 ईस्वी, जबकि 1000 ईस्वी से पहले कोई भी चारण रचना प्राप्त ही नहीं होती। इसीलिए तो ग्रियर्सन का इतिहास यद्यपि हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास माना गया, तथापि उसमें काफी समस्याएं हैं, इसलिए वह व्यवस्थित वैज्ञानिक या शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास ना बन पाया। वह काम तो फिर रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अब इसका उत्तर 2 है। अब ये कितनों का सही है? हाथ खड़े करो। बाकी का सही क्यों नहीं है? एक काम किया करो, मेले में एक पुपाड़ी बिकती है, पुपाड़ी बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, फूंक मारते हैं उसमें, पू पू की आवाज आती है। जिन छात्रों का उत्तर गलत चला जाए वो पुपाड़ी को साथ में रखे और जोर से बजाए पू, जिससे उसका प्रसुप्त माइंड अच्छे से सुने कि ये शंख ध्वनि कैसी हुई है। देखो मित्रों, अभी तो इस पदयात्रा को शुरू ही किया है, इस पदयात्रा को शुरू किया है। या तो वीरों की तरह लड़ो या तो अभी भी समय है। मैंने हमारे एक मित्र को समझाया कि यार कोचिंग खोलूंगा। मैंने खोल भाई, और हम सहयोग करेंगे तुम्हारा, लेकिन यदि पांव रख दिया और पीछे हट गया तो लोग हंसेंगे तुम पर। ये दुकान बंद कर दी 5-10 दिन में ही, वो तुम्हारे लिए दुखदाई होगा। अभी तो ये है ना कि साहब प्रोफेसर है, हम कोई कोचिंग वोचिंग हम नहीं पढ़ाते, ये सब क्या चीज़ है, हम तो अकेडमिक है, विश्वविद्यालय में ही पढ़ाते हैं, तो प्रतिष्ठा बची रहेगी। बाहर गए और हट गए पीछे तो बदनामी मिलेगी। समझाया खूब, नहीं समझे और बदनामी मिली। अब जब कोई अब तैयारी नहीं करेंगे तो कोई माइक लाल हमसे कुछ नहीं कहेगा। दोस्त सुना दो उसको, अरे क्या है, कैसी नौकरी, आजाद आत्मा है मेरी, किसी का नौकर नहीं बनने के लिए पैदा हुआ हूं, ऐसे कहकर अपनी अज्ञानता के आवरणों को छिपा लेंगे हम। अब घर से तो निकल गए तुम बाहर, सैकड़ों आंखें तुम पर टिकी हुई है, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार, भाई छोरा गया, छोरी गई, तो खुलवा दो बैंक बड़ौदा में खाता, सैलरी आएगी, पैसा आएगा। और यहां से छोरा और छोरी ऐसे जा रहे हैं कंधे पे बैग टांग के, जैसे घीसू और माधव जा रहे हैं। भाई फेल होके आ गए तो भाई लोगों मजा नहीं है। या तो युद्ध स्तर की तैयारी करो या तो स्वीकार कर लो। काहे परेशान हो रहे हो 8-9 महीना, है ना? देखो तुम्हारे भले की बात है, एक सवाल गलत जाता है तो आत्मा पे दर्द होता है। शिक्षक को अपने पढ़ाने की असफलता का बोध होता है कि तू पढ़ा रहा है, इतना गलत क्यों जा रहा है। कोशिश करो कि कोई सवाल गलत नहीं जाए। मैंने तुमसे यही तो कहा है कि तुमको हिंदी का दिग्गज बनने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो यहाँ पेपर लिया जा रहा है उसमें पूरे में से पूरे सही कर दो, और उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना तो तुम मुझसे ये कहना कि गुरुजी ये क्या है, हो गया, पूरे में से पूरे सही कर रहे हो, यहाँ टुकड़ों में कर रहे हो, आरपीएससी में जाके एक दिन कर दोगे पूरा। तो लेकिन अब जब यही तैयारी कमजोर है तो कैसे काम चलेगा। 6 दिन पढ़ाया जा रहा है, 7वें दिन तुमको टटोले जा रहा है, कितना है माल मसाला, कितना सीखा बच्चा। तो थोड़ा सा ऐसा मत करो, आप कोशिश करो। तो इसका 5 में सही उत्तर है 2। मिस्र बंधु विनोद के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? अच्छा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इनको हाथ वाथ से लिखता हूं तो तुम सीरियस नहीं लेते हो कि पेपर में आरपीएससी में टाइप्ड कॉपी आती है टंकन वाला, अगला पेपर में टंकन का लेना शुरू कर दूंगा। टंकन का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हाथ से तो हाथ के नोट्स और हाथ के पेपर के तो बड़े आनंद है। तुमको यदि ऐसी फीलिंग आती हो ना
कि हमको पेपर की अनुभूति जब आएगी जब देवनागरी लिपि में टंकन होगा तो अगली बार से मैं टंकन ले दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि ये तो हाथ का पेपर है, इसको क्या सीरियस लेना, ऐसा तो नहीं है कहीं। हाँ हाँ, फिर तो ठीक। तो मिस्र बंधु विनोद के बारे में कौन सा ये कथन सही नहीं है? अच्छा, कई बार ऐसा होता है 95% सवाल तो आते नहीं है, लेकिन 5% सवाल आते हैं। अब हमारे दिमाग में क्या रहता है, नहीं है, और वो पूछ रहा है, इसका मतलब 3 उसमें नहीं है, और हमारे दिमाग में क्या है, नहीं है। तो जहां से पकड़ोगे वही नहीं है, क्योंकि उसमें 3 नहीं है, बड़ी मिस्टेक हो जाती है। और एक भाषा ऐसी आती है कि कौन सा एक असत्य नहीं है, अब उसकी भी रीजनिंग फैला लेना आप कि असत्य नहीं है इसका मतलब सत्य है पूछ रहा है। ऐसे इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। ठीक है, समझ में नहीं आए तो फिर भी कोई बात नहीं, निर्णय तो चारों विकल्पों को पढ़ के ही लोगे आप। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 में, अब संवत दे दिया तो ईस्वी सन निकाल के देख लो, ईस्वी सन सही बैठ रहा है क्या? तो ये 57 आप कम कर दो तो ईस्वी सन निकल जाएगा। तो 10 में से 7 गया, बचा 3, हासिल लगी 1, 6, ये 7 में से 1, ये 1913 सही है। और ये निकल रहा है 1934 ईस्वी। अब तुमने यदि ये सोच लिया कि अरे तो 1913 ईस्वी और 1934 ईस्वी होना चाहिए, आ गए 1970 19, तो वो तो संवत आ गया ना, तो ये भी सही है। और चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से, सीधी सी बात है 4 भागों में आया। पहला आदिकाल से संबंधित था जिसका नाम दिया इन्होंने आरंभिक काल, फिर दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल को वर्तमान काल कह रहे हैं, तो ये भी सही है। और इसके चारों भागों में लगभग 4000 कवियों का विवरण मिलता है। सही है, 5000, कैसे याद करते हैं, 5000 कवियों का विवरण मिलता है। तो क्या उत्तर किया फिर आपने? इसका उत्तर 4 है। 6 में 4 काफिर बोध के रचनाकार माने जाते हैं गोरखनाथ। आदिकालीन नाथ साहित्य के संबंध में असंगत कथन पहचानिए। उदाहरणात्मक सवाल है, नाथ साहित्य के बारे में गलत सवाल पूछा गया है। नाथ साहित्य में नीति और साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है, जीवन की अनुभूतियों का चित्रण है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से सर्वथा भिन्न है। नाथ साहित्य में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण आदि का वर्णन मिलता है। तो कौन से असत्य विकल्प के सामने आप खड़े हो गए हो? तीसरा, बिल्कुल नीतू सही जवाब दे रही हो, भाई वाले बच्चे भी बढ़िया जवाब दे रहे हैं। तीसरा बिल्कुल सही, क्योंकि सिद्धों से ही नाथ निकले हैं। माना कि आमूलचूल अंतर है, लेकिन ये कह देना कि नाथों का सिद्धों की परंपरा से कोई संबंध ही नहीं है या सर्वथा भिन्न है, तो देखो आप चमत्कार दोनों के यहाँ मिलता है, और खंडन मंडन शैली, गुरु की महिमा या शास्त्रवाद का विरोध, पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड, इन सब का विरोध हो, चाहे मुक्तक शैली का प्रयोग करना हो, चाहे उपदेशात्मकता हो, रहस्यवाद या दार्शनिकता के बिंदु हो, ये सब तो दोनों में कॉमन है। हाँ, ये कह देना कि नाथों में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है तब तो गलत था, लेकिन ये भी तो कहना गलत होगा कि भाई सिद्धों की परंपरा से नाथों का संबंध ही नहीं है। मैंने तो आपको यहां तक कह दिया कि जो अंतिम सिद्ध है वही पहला नाथ है ना। और यदि ये नाथ साहित्य की जगह यहां पर सिद्ध साहित्य हो जाता कि सिद्ध साहित्य में गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण आदि का वर्णन मिलता है क्या, तो मुद्दा कहां बिगड़ता? मुद्दा बिगड़ते गुरु की महिमा तो मिलती है ना, लेकिन इंद्रिय निग्रह नहीं है, प्राण साधना नहीं है, कुंडलिनी जागरण नहीं है। इस सवाल को ऐसे भी बना के आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य की विशेषता है, और 4 बिंदु बना देगा, एक में देता गुरु महिमा, एक में इंद्रिय निग्रह, एक में प्राण साधना, एक में कुंडलिनी जागरण,
तो बाकी 3 तो नहीं है, लेकिन गुरु महिमा तो मिलती है ना, गुरु महिमा तो मिलती है। तो ऐसे बना के पूछ ले। और जीवन की अनुभूतियां भी हैं, नीति और साधना का मार्ग भी है। उपदेशात्मकता में नीति आ जाती है, उपदेश तो दिए ही है इन्होंने। तो 8 में 3 जैन साहित्य का मुख्य स्थल रहा है गुजरात। गुजरात के काठियावाड़ में प्रज्ञा तिलक कौन सी धारा के कवि हैं? अब उस दिन जिक्र तो किया था मैंने, हालांकि पढ़ाया भले ही नहीं, लेकिन जैन रचनाकार प्रज्ञा तिलक और कछुली रास रचना लिखी है इन्होंने, जो जिसकी हम बात करेंगे आज क्लास में। तो ये हो गए जैन साहित्य। निम्नलिखित में से कौन से सिद्ध पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे? बताओ। कन्हपा, लेकिन कोई कोई सरेपा भी बोल रहा है। और कन्हपा जिसका गोरखनाथ से शास्त्रार्थ हुआ और सिद्धों में सबसे ज्यादा साहित्य लिखने वाले 74 ग्रंथों के रचनाकार। और राहुल सांकृत्यायन ने कहा इनके लिए कि ये पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, है ना। ये पंच बिडाल, पहले तो ये बताओ कागा तरवर पंच बिडाल किसकी पंक्ति है? लोईपा की। अब पंच बिडाल में एक तो हो गया चिकित्सा और काम से आपने मोह याद रखा और हिंसा को भगा दिया और बच गया जो आलस्य है, ये पंच बिडाल है। पंचमकार में मांस, मत्स्य, मुद्रा, मध्य और मैथुन है। तो पंच बिडाल में इनमें से कौन शामिल नहीं है बताओ? क्रोध। कंफ्यूज कर देता है क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य जात की। गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार स्वीकार करने वाला इतिहास ग्रंथ है। केवल सवाल घुमा है, बाकी उत्तर तो है भाई। पहले तो ये गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने किताब कौन सी लिखी है? तो मिश्र बंधु विनोद में तो जाकर कहेंगे, ये थोड़ी है मिश्र बंधु जाकर के तासिक ग्रंथ में कहेंगे ये बात। तासिक ग्रंथ तासी ने लिखा है, मिश्र बंधु का मिश्र बंधु ने लिखा है। तो उत्तर मिश्र बंधु विनोद। अच्छा, नाम सुना ना मुझे, मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन 3 शामिल थे? श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी नहीं है, कृष्ण बिहारी नहीं है। तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र। और हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष क्या है? वेरी गुड, 1910। नाथ हठ योग साधना में कुंडलिनी की स्थिति को स्वीकार किया गया है। आज्ञा चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में, अनाहत चक्र में या कि मूलाधार चक्र में। चलो 6 कुंडलियों को क्रम से सुनाओ। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। ये तुम्हारे पद लगे हुए हैं ना, उन पदों में भी बार बार इन चक्रों का उल्लेख मिलेगा आपको। अच्छा, ये जो कमल की आकृति के 6 चक्र हैं, ये कौन सी नाड़ी पर स्थित है? सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित है। वो कबीरदास जब कहता है ना कि नदिया जल कोयला भई, मंछी रोख्या छड़ गई। नदिया जल करके कोयला बन गई है और मछली वो खजूर के पेड़ पे चढ़ गई है। वो मछली कुंडलिनी है और खजूर का पेड़ वो सुषुम्ना नाड़ी है और ये कुंडलिनी चक्र की तरफ इशारा है। ये साधनात्मक रहस्यवाद में जाएगा। हिंदी का लोक साहित्य के संपादक द्वय हैं, राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव, यानी कृष्णदेव उपाध्याय। 15 में 2 हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ये किसने लिख दिया? नीरजा माधव ने लिख दिया है। सुमन राजे तो नहीं कर दिया, क्योंकि सुमन राजे का तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1973। ये लिखाया नहीं था? ओ माय गॉड, अखमीन गॉड। अब देखो, अब इसीलिए मैं डरता हूं, यही कारण है कि यदि पेपर में एक सवाल भी ऐसा आ जाता है ना जो नोट्स से बाहर आ गया, अरे गुरुजी आपने लिखाया नहीं था। अब सुनो और सुनो,
एक मैं आपको दिलचस्प घटना बताऊं, पेपर था 2018 का, फर्स्ट ग्रेड का। जबरदस्त तो पेपर आया और जबरदस्त क्लास में से निकल करके आया। उस टाइम बिंब, प्रतीक, मिथक और फैंटेसी भी जोड़ रखा था उन्होंने, बाद में उसको हटा दिया। तो हुआ ऐसा, मैंने क्लास में बोला कई बार था कि रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक ह्यूमेफ्लीट को माना है। फिर पेपर होता है ना टेस्ट सीरीज वाला, उसमें भी मैंने कई बार पूछा, 2-3 बार पूछा कि शुक्ल जी ने बिंब का प्रवर्तक किसे माना, उत्तर ह्यूमेफ्लीट। तो फिर डिस्कस हुआ क्लास में, जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसको नोट्स में नहीं लिखाया। अब वो बच्चे कुछ पेपर में सवाल वो आ गया, एक ही सवाल ऐसा दिखा जो उनको नोट्स में नहीं मिला। अरे गुरुजी आपने ह्यूमेफ्लीट को लिखा ही नहीं था। मैंने क्लास में डिस्कस तो हुआ था, पेपर में भी तो पूछा था। अरे उससे मतलब नहीं है सर, वो नोट्स में नहीं लिखाया आपने। अब बताओ, तो भाई प्राण बड़े खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए तो मैं कोशिश करता हूं कि सब नोट्स में लिखाई दूं। वैसे ये तो मैंने लिखाया था भैया, आदत ज्यादातर लड़कियों की होती है, तुरंत सिर पड़ जाती है, था नहीं ना, लिखाया नहीं था ना, ये है ना। हिंदी काव्यधारा के अनुसार सुनो, तुम तो फर्स्ट ग्रेड की बात छोड़ो, अब ये तो सेकेंड ग्रेड का पेपर तुम्हारा 2-4 दिन में हो रहा है, तो इसकी तो मैं क्या ही बात करूं, क्या क्लास हुई है हमारी। पर जितनी भी हुई है और जो सवाल आता है तो तुम देखना, तुम्हारे सामने से है। लेकिन जब तक कॉलेज लेक्चर का एग्जाम होगा दिसंबर में, जब तक हमारा मैक्सिमम हिंदी साहित्य हो चुका होगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी डेट क्लियर नहीं है कितना दिन लग जाए, तो आप देखना कि इस तैयारी के साथ तो तुम खुद सोल्व करोगे कॉलेज लेक्चर के प्रश्नों को। और कॉलेज लेक्चरर तो हाईएस्ट पेपर होता है ना, तो इस तैयारी से अपना भला फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड में नहीं हो रहा। अब तुम मेरे स्टेटस पता नहीं देखते हो कि नहीं देखते हो, 75 बच्चे सेकेंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, ऑनलाइन और ऑफलाइन। 75 नेट, एक एक करके काउंट किए मैंने, कुछ तो भले लोग सूचना देते ही नहीं है, पर 75 नेट निकलना, ये पिछले जस्ट रिजल्ट आया है ना, अरे अभी तो आया है नेट का। टोटल नेट निकलती कितनी है, 300 के आसपास नेट होती है लगभग एक सब्जेक्ट में। तो ये तो वो बच्चे थे जो ग्रेड सेकंड के, ग्रेड फर्स्ट के थे, वो नेट निकाल रहे हैं। तो तुम लोग ऐसे मत सोचो कि हम तो बस वही परीक्षा, पूरा पढ़ो अच्छे से, फिर परीक्षा चाहे जो सी भी हो, उसे क्या फर्क पड़ता है। तो हिंदी काव्यधारा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरेपा स्वयंभू। ये हुई बात। वैसे स्वयंभू आ कैसे गया? क्योंकि स्वयंभू के बारे में तो हिंदी काव्यधारा में ये लिखा होना चाहिए कि स्वयंभू हिंदी का पहला महान कवि है। लेकिन एक तो मैंने हिंदी काव्यधारा का नाम लिया, दूसरा मैंने स्वयंभू को सबसे आगे चेप डाला, इसलिए 50% भ्रांति में पेपर बना रहा था ना, उस टाइम मुझे मालूम था कि हिंदी काव्यधारा के साथ पहला विकल्प स्वयंभू आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा ये थी कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहेपा को माना है। यदि यही भाषा होती तो तुमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, तुम तब सरहेपा करके आते। लेकिन उसके नीचे फिर मैंने तुमको ये लिखाया कि उन्होंने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में हिंदी का पहला महान कवि स्वयंभू को माना है। तो अब हिंदी काव्यधारा से तुम्हारा कनेक्शन जुड़ गया स्वयंभू के साथ, जो कि गलत है। क्योंकि सवाल यह है कि हिंदी का प्रथम कवि, अरे चाहे हिंदी काव्यधारा बोल रही हो, चाहे स्वयंभू बोल रहा हो, चाहे राहुल सांकृत्यायन बोल रहा हो, बात तो एक ही है। हिंदी काव्यधारा की भूमिका भी स्वयंभू ही लिख रहा है। इसलिए हिंदी काव्यधारा का पहला कवि तो सरहेपा है। लेकिन यदि ये आ जाए कि हिंदी काव्यधारा के अनुसार हिंदी का पहला महान कवि कौन है, या राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला महान कवि कौन है, तब उसका उत्तर आप स्वयंभू करोगे, अन्यथा नहीं। सरहेपा, राहुल भद्र यानी सरोज वज्र। क्लियर? ठीक है, ये थोड़ी बहुत जो
हम जो माइनर मिस्टेक कर देते हैं वो यही कर लो, जैसे कम से कम वहां ऐसी नौबत नहीं आए। समझ लो चीजों को कि ऐसे ऐसी भाषा आती है तो ये उत्तर होता है। ये निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करो। ऐसे 5-7 सवाल आते हैं, ऐसे सवालों की संख्या सेकंड ग्रेड में ज्यादा आती है। अब देखो, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो राम कुमार वर्मा ने लिखा है, अधूरा है। रीतिकाल आधुनिक काल इसमें नहीं है, आदिकाल भक्ति काल का ही विश्लेषण करता है। एक अनुसंधान ग्रंथ सा प्रतीत होता है। संतों की सबसे लंबी लंबी सूची दी है। कुल 7 प्रकरण मिलते हैं, 7 प्रकरण मिलते हैं, है ना। हाँ, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? अब उत्तर करो स्वयंभू। क्योंकि इसको लिखने वाला कौन है? राम कुमार वर्मा ही तो है। और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो कथन सबको याद रहेगा, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि, है ना। हाँ, वो इसी में लिखा है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है। कब आया था ये वैज्ञानिक इतिहास? 1965 में। कितने भागों में आया? 2 भागों में आया। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास परशुराम चतुर्वेदी का नहीं है, वो तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। ये उत्तर हो गया। और कब आया था ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास? है 1986। और बिल्कुल जस्ट 10 साल बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आ गया। और जिसने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह। उन्होंने इस किताब को लिखने से पहले भी 2 किताब और लिख दी थी। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। तो इसका उत्तर हो गया 4। 19 में रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। कौन है मैंने? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही जवाब। सरेपा का समय है। बोले ये तो बड़ा अजीब गरीब सवाल पूछा है, कोई सवाल है? सवाल ही तो है। देखो, पहले तो क्या है उसकी डेट लिख लेते हैं अपन। अब सरेपा का समय है 769 ईस्वी। इसका मतलब सदी तो है ये 8वीं सदी है ना। अब इसमें 9वीं सदी दे दिया तो ये तो वैसे ही खराब है। ये 7वीं सदी दे दिया तो ये वैसे खराब हो गए। 8वीं सदी का तो एक ही है, तीसरा। और पूरा खोल के देखो इसको आप, 8वीं शताब्दी के 60 का दशक, 60 का दशक ही है। 70 का दशक, 80 का दशक। और वैसे भी कंफ्यूजन होने की तो नौबत वैसे ही नहीं थी, क्योंकि 8वीं सदी तो एक में आ रहा है। दिक्कत तो जब होती जब ऐसे आता लिखा तुमको 8वीं शताब्दी के 50 का दशक, 8वीं सदी के 90 का दशक। वहां तो चलो दिमाग लगाना पड़ता। ये तो अपन कह ही रहे हैं कि सरेपा 8वीं सदी के, स्वयंभू 8वीं सदी के। हाँ, एक चीज जरूर है कि एक जैसी बात कभी लागू हो जाती है, कभी लागू नहीं होती है। आप ये तो कह सकते हो कि श्रीमान यदि ये 769 में पैदा हुए तो ऐसे तो कैसे हो सकता है कि 801 से पहले मर गए हों। सिद्ध थे, तंत्र मंत्र भी जानते थे, तो ये मरे तो गारंटी से 800 ईस्वी के 801 के बाद ही मरे होंगे। तो मरने के हिसाब से तो इनकी सदी 9वीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि भाई एक बार DSSC में सवाल आया और अमीर खुसरो की सदी आई 13वीं सदी 14वीं सदी। वो 13वीं में जन्मे, मरे थे 14वीं में। उत्तर माना 14वीं सदी। सदी मरने वाली होती है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सबके यहाँ इतिहास में 8वीं सदी। तो ध्यान देना, ये चाहे कभी मरे हों, इनकी सदी 8वीं रूढ़ हो चुकी है। हाँ, युग्म में पूछ ले कि 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं, तब तो 8वीं 9वीं कर दो। तो स्वयंभू भी 8वीं सदी के हैं।
जबकि स्वयंभू का जन्म तो 783 में है, वो तो 8वीं सदी के एंड में जाके पैदा हो रहे हैं। लेकिन सदी मानना 8वीं, सरेपा की भी और स्वयंभू की भी। कोई चीज जब प्रचलन में आ जाती है तो कोई दिमाग नहीं लगाता है, हर किताब में लिखा मिलता है कि 8वीं सदी के। पेपर सेटर ने पूछा कौन सी सदी के, उत्तर मान लिया 8वीं सदी के, ये चीज है। गार सदतासी के इतिहास ग्रंथ है, फिर एंदुई और हिंदुस्तानी दो शब्द प्रयोग हुए हैं। तो हिंदुस्तानी का अर्थ पूछा है, हिंदवी, हिंदी भी नहीं है, उर्दू, उर्दू। अब मेरे लाडले भाइयों ने, प्रसुप्त चेतना के प्राणियों ने, जिसकी कुंडलिनी जागृत नहीं है, उसने किया है ये किया है। किस किस की कुंडलिनी जागृत नहीं है? अरे यार झंझट छोड़ो ना, आ तो गए उपयुक्त सभी। बहुत पहले 12वीं क्लास में एक मैडम ने पढ़ा दिया था कि उपयुक्त सभी में सब कर दिया करो। माना कि 95 सवालों का उत्तर उपयुक्त सभी होता है, लेकिन सबका नहीं होता। अब देखो एंदुई, हिंदुस्तानी, एंदुई, एंदुई का मतलब है हिंदवी, और हिंदवी ही है हिंदी, और हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी का मतलब उर्दू। उन्होंने तो हिंदी और उर्दू दोनों का इतिहास लिखा है ना। हाँ, तो इसका सही उत्तर है 3। चेक करते चलो। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, राम खिलावन पांडे। और उद्भव के नाम से कौन लिखेगा? वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार बताओ, प्रथम इतिहासकार। अरे हम तो ये करके आए शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर तो तुम जब करके आते ना, जब ये लिखा रहता कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है, अब हिंदी तो नाम आएगा ही। अब तुम हिंदी से ही यदि हिंदी भाषा का अर्थ लेकर के आप शिव सिंह सेंगर तक चले गए तो गलत किया भाई। गार सदतासी ने जो इतिहास लिखा है, जो पहला है, वो किसका है? वो हिंदी साहित्य का ही तो है भाई। ऐसे नहीं पढ़ते तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? तासी ने लिखा। किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा। और हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज, जो कि साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रस्थान बिंदु ग्रंथ कहलाता है। अब 24 में तो 3 है, लेकिन तुम्हारे चेहरा देख के लग रहा है कि कई विद्यार्थियों ने 1 में लपेटा है ना। ऐसे 4-5 सवाल त्रुटि होते हैं ना, कोई हम महान फेलियर नहीं है, हम 4-5 सवालों से तो रहते हैं, इसलिए ऐसी गलती ना करें। सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है मुक्तक शैली, खंडन मंडन शैली, उपदेशात्मकता, सैद्धांतिक ज्ञान का समर्थन, क्योंकि व्यावहारिक ज्ञान का समर्थन मिलता है, लोक का समर्थन मिलता है। शास्त्रीय ज्ञान या सैद्धांतिक ज्ञान का तो विरोध है। पांडिये साल सत्य बखानई, देही बुध बसंत न जानई। किसकी पंक्ति है? सरेपा की। तो शास्त्र ज्ञान का विरोध और लोकवाद की तरफ जाने की पहली प्रक्रिया सिद्ध साहित्य में दर्ज हुई। सिद्ध नाथ और संत साहित्य में कॉमन विशेषता बताओ जो नहीं है, मतलब ऐसी विशेषता जो तीनों जगह नहीं मिलेगी आपको। रहस्यवाद तीनों जगह मिलेगा, गुरु में आस्था तीनों जगह मिलेगी, डांट फटकार शैली वही खंडन मंडन शैली है, तीनों जगह है, लेकिन सहज साधना नहीं मिलेगी। एक के यहाँ काया साधना है, एक के यहाँ हठयोग साधना है, और एक के यहाँ सहज साधना है। संतो सहज समाधि भली। कबीरदास। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को विवेचित करते हुए 12 ग्रंथों को स्थान दिया है, जिनमें शामिल नहीं है हमीर रासो, बीसल देव रासो, परमार रासो, राउरवेल, है ना। या तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या? जैसे अपन प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रश्न भी सामने है,
चारों विकल्प भी सामने है, लेकिन दिमाग में कोई खलबली नहीं हो रही है। ऐसा होता है क्या कि कुछ पता नहीं, चार विकल्प दे दिया, सवाल दे दिया, कुछ उत्तर निकल ही नहीं रहा ना सवाल को समझे ना उसके विकल्प को समझे। अब एक घटनाक्रम और सुनो छोटा सा। मैंने एमए प्रवेश कर ली थी आर्ट्स कॉलेज अलवर से और परसेंट बना ली 63। एमए प्रवेश में परसेंट बना ली 63 और 63 पे मेरा ही पहला नाम था, क्योंकि एक की 58 बनी और बाकी की कम बनी। तो जैसे होता है वैसे मैं भी था, अकड़ मकड़ में था, 63 बनाइए, फर्स्ट डिवीजन बनाइए। अब जेएनयू में हो गया एडमिशन। और जेएनयू में गुरुजी ने सवाल दिया क्लास में कि गोदाम अपने युग की सांस्कृतिक आलोचना है, स्पष्ट करो। तो प्रोफेसर वीर भारत तलवार आज प्रेमचंद के सबसे बड़े जो विशेषज्ञ हैं, पूरे भारत में दो ही हैं, या तो कमल किशोर गोयनिका जिसको राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है, और या तो प्रोफेसर वीर भारत तलवार। अब साहब सवाल कर दिया, गुरुजी ने अगले दिन ग्रेड सुनाई तो मेरी ग्रेड थी C-, सबसे कम। 19 छात्रों में सबसे कम मेरी ग्रेड थी, क्योंकि मैं सवाल नहीं समझा था और मैंने पूरी गोदाम की स्टोरी लिख दी। अब जोश में तो था ही, मैंने कहा सर मैं तो राजस्थान का टॉपर हूं, मैंने तो प्रवेश में 63% बनाई है, यहां तो मेरे को 40% मार्क्स मिला। तो वीर भारत तलवार आंखों में आंखें डाल के थोड़ी से वैसे, जेएनयू के टीचर बहुत डरावने टाइप से थे, फैले हुए भी और चमक भी उनके चेहरे पर परम ब्रह्म परमात्मा की सी थी, तो आंखें टिकती नहीं थी। तो आंखों में आंखें डाल के ऐसे जीभ को होठों फेरता था, गुरुजी तो तुम टॉपर हो, चैम्बर में आओ। अब मैं डर गया, चैम्बर में क्या करेगा भाई, मारेगा पीटेगा तो नहीं। अब मैं चैम्बर नहीं जाऊं क्लास के बाद। बच्चों ने कहा, हमारे साथी लोगों ने, जा भाई चैम्बर में प्रसाद ले, टॉपर है तू तो चैम्बर में मैं डरते डर चला गया। बैठो बैठो, तो क्या नाम है तुम्हारा? तो नाम बताया। अब डरने लग गया मैं कि साहब अर्जुन सिंह। जहां से आए हो वहां जाके उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाओ, तुम तो यहां फेल होने वाले हो। अरे तुमको तो नालायक ये भी नहीं पता है कि सवाल की भाषा क्या है, उत्तर देना तो दूसरी बात है। राजस्थान की एजुकेशन लेकर गया था मैं, जिसे राजस्थान में टॉपर कहा जाता है, वो जेएनयू का फ्लॉपर है, समझो आप। तब जाके मेरी अक्ल खुली कि सटीक उत्तर देना, प्रश्न को समझना और सटीक उत्तर देना, और फिर वो चीज वहां सीखी। और फिर तो हालांकि हमारे इमेज में भी सवाल आ गया कि यार अब तो टॉप ही करना है, जेएनयू को टॉप करना है। तो टॉप तो नहीं कर पाया, आ गए मुझसे ऊपर भी 2, लेकिन तीसरा नंबर तो मैं ले ही आया। और तीसरा नंबर ही बहुत है। लेकिन भाई लोगों, मैंने भी ऐसी डांट सुनी है कि तुम तो प्रश्न को ही नहीं समझे, उत्तर क्या खाक दोगे? अब बताओ, तो वो चीज है। कई बार हमारे सामने प्रश्न छपा रहता है और दिमाग काम नहीं करता, तो कोई बात नहीं, ठहर के सोचो। एक सवाल को एक बार में नहीं समझे तो 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। कोई नहीं कह सकता कि हिंदी के पेपर में टाइम कम पड़ता है, हिंदी के पेपर में कभी टाइम कम नहीं पड़ता है। उस सवाल को निश्चित रूप से आप जब 2-3 बार पढ़ोगे ना, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन घबरा गए, समझ में नहीं आया और जल्दबाजी में बिना समझे टिक लगा दिया, तो 99% वो टिक गलत दिशा में जाएगा, ये तय है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इस कृति के रचनाकार कौन है? और शिवदान सिंह चौहान के बारे में मैंने आपको ये भी बताया है कि ये हिंदी के पहले मार्क्सवादी आलोचक या निबंधकार हैं। यद्यपि हिंदी के सबसे बड़े मार्क्सवादी या सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचक निबंधकार रामविलास शर्मा है, लेकिन पहला तो यह है, और सबसे बड़ा वो कौन है? रामविलास शर्मा।
पर ये मार्क्सवादी या साम्यवादी या प्रगतिवादी तीनों समानार्थी शब्द है, तब बात आती है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि कौन है भाई? अब इसमें तो किसी ने गलती से अमीर खुसरो नहीं किया ना? किया होगा, बताओ, चेक कर रहे हो तुम कॉपी, किस किस में इसने अमीर खुसरो किया है बताना। किया है, देख लो। तुमने खुद नहीं कर दिया क्या? क्यों? एक तो बच्चा, तुम मेरी बात सुनो, नींद के साथ कभी कोई समझौता मत करो। तुम नींद के साथ, मेरी बात सुनो, मेरे अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। चाहे कोई रिश्तेदार आए, चाहे विश्वविद्यालय से फोन आए, चाहे कोई कितना ही प्रभावी व्यक्ति आए, 2 बजे घर जाता हूं तो सोऊंगा। कोई माई का लाल मेरे को जगा नहीं सकता। सोने का मतलब सोऊंगा, और 3 घंटे सोता हूं कुंभकर्ण की तरह। और 5 बजे आंख खुलती है तो दिमाग बिल्कुल शांत चित्त रहता है। नींद के साथ समझौता मत करो। तुम ये सोचते हो कि मैं नींद कम लूंगा, कम लूंगी तो ज्यादा पढ़ूंगा, याद नहीं रहता है। यदि 6 से 7 घंटे की नींद हम नहीं लेते तो उसका सीधा संबंध हमारी मेमोरी से है, याददाश्त करने के लिए। और मैं तो कह रहा हूं कि सबसे आनंददायक तो 8 घंटे सोना है। 6 घंटे तो मजबूरी है कम से कम, नहीं 8 घंटे सो। अब ये भी नहीं कि 12 घंटे सो रहे साहब, अब कैसा है? तो वो तो बेकार के लक्षण है। लेकिन नींद के साथ, मुझे कई बार तुम्हें देख कर लगता है कि तुम सोते नहीं हो। और खड़ी बोली हिंदी का पहला समर्थ कवि है श्रीधर पाठक, डॉक्टर नगेंद्र का है। यद्यपि यदि इसमें समर्थ को भी नहीं हटाया जाए और अमीर खुसरो भी उत्तर दिया जाए तो इसमें आदिकाल जोड़ दो आगे, फिर आदिकाल जोड़ दो कि आदिकाल में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक तो आधुनिक काल का है, वो तो आदिकाल की बाउंड्री में जा ही नहीं सकता है। तो खड़ी बोली का पहला कवि तो अमीर खुसरो, लेकिन उन्होंने कोई बहुत बड़ा उपकार हिंदी का नहीं किया। पहेलियां, मुकरियां, 2 सपने, सब पहेलियों के रूप हैं। उन्होंने खड़ी बोली में प्राय पहेलियां ही लिखी है। अरे एक बार तो ये सवाल परीक्षा में आ गया कि अमीर खुसरो की प्रसिद्धि किसके लिए है। अब हमने तो याद कर रखा है कि भाई उसने पहेलियां, मुकरियां, 2 सपने, गजलें सब लिखा। और जानते हो ये मुकरियां, 2 सपने, ये सब तो पहेलियों के ही प्रकार हैं। राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधि का पहला कवि भी कहा है, क्योंकि इसकी भाषा में अवधि के पुट मिलते हैं। और राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो के यहां पहेलियों के 6 प्रकार बतलाए हैं। तो अमीर खुसरो ने मूलतः क्या लिखा है? पहेलियां। प्रसिद्धि किसके लिए हुई? पहेलियां। अरे साहब मुकरी भी लिखी है, अरे तो साहब मुकरी भी पहेली है। 2 सखने लिखे, अरे साहब वो भी पहेली है। सब पहेली है, पहेलियों के नाम है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है इसको कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि श्रीधर पाठक है। आधुनिक काल पढ़ेंगे तब इन कवियों का विश्लेषण पढ़ेंगे हम। एक बात बताओ, ये आदमी में एक आदत होती है दूसरों की कमी खोजना और दूसरों की अच्छाई भी खोजना, है ना? अब मेरे पास 2 तरीके हैं अपना टाइम पास करने के लिए। या तो मेरे मोहल्ले के, मेरे जानकार, मेरे जितने रिश्तेदार हैं, मैं उनकी कमियां गिनाता रहूं और अच्छाई भी गिना दूं 2-4, और कमी गिनाऊं भरपूर, तू ऐसा है, तू फला है, तू ढिका है, और मजा उसी में आता है, चरम आनंद। हाँ तुम देखो कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में बात चले, 2-4 लोग कान चिपका के दारी सहेली तन सुना है क्या, ये हुआ है, बहुत आनंद आता है। अब उस आनंद को तुम भौतिक समाज से उठा करके किताब में डाल दो। ओ प्रसाद के बारे में सुना है क्या तूने? यार ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, पर है ना उसकी कमी भी है, खोजो। उन चीजों को जो हमारी छिद्रान्विसी दृष्टि है ना, उसको इन कवियों पे लागू कर दो। ये ऐसा है, पाठक ने ये दिया, रामनिवास त्रिपाठी के बारे में वो है, और यही तो साहित्य है। सबकी विशेषताएं, अच्छे बिंदु, और यदि कोई कमजोर बिंदु आ रहा है तो उसको भी देखते चलो। बस इसी में अपना साहित्य हो जाता है। तो जो अपनी उधर की प्रवृत्ति है आनंद खोजने की, उसके इसमें खोजो ना। इनको तुम मरा हुआ मानते ही क्यों?
और कुछ कुछ छात्र तो ये सोच सकता है अरे यार सब मर तो गए, तासी मर गया, सेंगर मर गया, अमीर खुसरो सब मर गए। अरे तो मरे हुए को तुम ये मानो कि जिंदा है, हमारे आसपास है, ऐसे ऐसे। और फिर इनसे बात करके देखा करो तो चीजें याद होती है बढ़िया से। एक ही कालखंड को दो उपभाग में बांटने की पद्धति शुक्ल भी तो है। शुक्ल जी ने एक ही कालखंड को दोहरा नामकरण देने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। लेकिन ये तो एक ही कालखंड के दो भाग है। जैसे रीति काल को कहा इन्होंने अलंकृत काल, तो पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। आदि काल को कहा आरंभिक काल, तो पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। 30 में 3। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। अब होने को तो ये भी सब खड़ी बोली गद्य की है, लेकिन भाषा युग वशिष्ठ तो उत्तर जब होता जब खड़ी बोली गद्य का पहला प्रौढ़ या परिमार्जित ग्रंथ पूछता। अब तो उत्तर चंद छंद वर्णन की महिमा है, गंग कवि की रचना है। गंग कवि दरबारी थे अकबर के। और प्रेम सागर भी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है, लेकिन ये तो आधुनिक काल में है। यदि सवाल आता कि आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है, तो लल्लू लाल की प्रेम सागर, जिसमें पहली बार खड़ी बोली शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं खड़ी बोली छुट और किसी पुट में नहीं लिखूंगा। इससे पहले खड़ी बोली शब्द का किसी ने प्रयोग ही नहीं किया। अमीर खुसरो भी खड़ी बोली के शब्दों में अपनी कविता लिखता है, तो उसने भी उसको खड़ी बोली नहीं कहा, हिंदवी कहा है। क्या कहा है? हिंदवी। कि मुझसे मेरी हिंदवी में पूछो, यकीन मानो मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। है चे मन हिंदुई पुरस्ता नाच गायम है भाई। वो तो हिंदवी कहता है। खालिक बारी में 17 बार उन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। तो वो खड़ी बोली को खड़ी बोली नहीं कहते हैं। गुमराह करने के लिए इतना काफी है कि अमीर खुसरो के बारे में असंगत छांटिए, कथन ए स्थापना आर, कथन ए में दे देगा कि अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि हैं, स्थापना आर में आ जाएगा। इन्होंने अपनी कविता में अपनी भाषा को खड़ी बोली के रूप में इस्तेमाल किया है। खड़ी बोली शब्द का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? लल्लू लाल। द्वितीय प्रयोक्ता कौन है? सदल मिश्र। किस कालखंड के लिए? अनंत का विलास, कल्पना का साम्राज्य, दो विश्व युद्धों के बीच की कविता, बहुत सारे नामकरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग है। ये छायावाद है। छायावाद के तो चार रचनाकार है ना। जन्म से मरण तक जो लिखते हैं उसको कंठस्थ रटना पड़ेगा। कंठस्थ। तुम कहो तो मैं 5 मिनट में अभी रटा दूं इनकी रचनाओं को, लेकिन बीच में क्यों जाए हम छायावाद पे। अभी तो क्रम क्रम से आगे चलो। आधुनिक भावबोध की कविता कौन सी है बोलो? है नई कविता लो। 1943 से 1952 के मध्य की कालखंड की कविता बताओ कौन सी है? हैं? बिल्कुल सही, प्रयोगवाद। जब देश में आजादी के आंदोलन का चरम दौर चल रहा था, उस समय हिंदी में कौन सा कालखंड चल रहा था? प्रयोगवाद। देख लो ना तुम, 1947 में देश आजाद हुआ, इसके बिल्कुल पहले और इसके बिल्कुल बाद। खड़ी बोली का आरंभिक काल क्या है? भारतेंदु काल तो नहीं कहोगे ना, क्योंकि भारतेंदु काल में तो ब्रजभाषा ही चल रही है प्रधान। द्विवेदी काल में पहली बार खड़ी बोली स्थापित होती है और छायावाद ने बड़े स्तर पर उसको स्थापित किया। हुई है ना? एक रचना क्यों नहीं हुई? फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, ये सब हुई है। तो अच्छा एक बात बताओ, कविता की भाषा के रूप में भारतेंदु ने खड़ी बोली का समर्थन किया, यस या नो? नो। क्योंकि भारतेंदु काल की जो भाषा है कविता की, वो तो ब्रज भाषा है।
रघु तो ब्रजभाषा है। माना कि भारतेंदु ने कुछ कविताएं खड़ी बोली में भी लिखी हैं, लेकिन ये बताने के लिए लिखी हैं कि ब्रजभाषा में जो आनंद है कविता में, वह खड़ी बोली में आनंद नहीं है। इसलिए मुख्य भाषा कविता की ब्रज ही रहनी चाहिए, ये है मामला। और द्विवेदी काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी जब सरस्वती के संपादक बने, द्विवेदी काल तो 1900 से शुरू हो गया था, लेकिन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब उस जमाने में यह था कि जो सरस्वती में छपेगा वो रातों रात सुपर डुपर कवि बन जाएगा। इतना महत्वशील बना दिया सरस्वती पत्रिका को। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कह दिया कि कोई भी भाषा की कविता छाप सकता हूं, लेकिन ब्रज भाषा के दिन अब गए। उन्होंने कहा कि खड़ी बोली में लिखोगे तो इस पत्रिका में छपोगे। तो जानते हो मित्रों, मैथिली शरण गुप्त, जिसको जमाना राष्ट्रकवि कहता है, वो पहले ब्रजभाषा में लिखते थे। रसिक बिहारी, रसिकेंद्र ऐसे उपनामों से लिखते थे। और कलकत्ता से एक पत्रिका निकलती थी वैश्योपकारक, उसमें छपते थे। जब उनको लगा कि मेरी कविताएं सरस्वती में स्थान नहीं पा रही हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साफ इंकार कर दिया है, तो उनको 1905 में कविता लिखनी पड़ी खड़ी बोली में, जिसका नाम था हेमंत। और वो हेमंत कविता मैथिली शरण गुप्त की 1905 में सरस्वती में छपी, जो उनकी खड़ी बोली की पहली कविता थी। ब्रज भाषा के कवियों को छोड़ छोड़ करके हिंदी खड़ी बोली माना पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता की भाषा को खड़ी बोली बना दिया। हाँ, द्विवेदी काल के दो कवि ऐसे जरूर हैं जो ये कहते हैं कि भाई सरस्वती में ना छपे तो ना सही, हम तो ब्रजभाषा में ही कविता लिखेंगे। वे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न। ये दो नाम भी द्विवेदी काल के हैं। और खड़ी बोली का स्वर्णिम काल कहलाता है छायावाद। उसका कारण यह है कि द्विवेदी काल में काव्य भाषा के पद पर खड़ी बोली स्थापित हो तो गई, लेकिन द्विवेदी काल के कवि उस खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को दूर नहीं कर पाए। फिर ये ऐतिहासिक काम छायावाद ने किया, संगीत में डुबो दिया। आपको लगेगा या भाषा या संगीत है, तो इसलिए राग तत्व सबसे अधिक छायावाद में है। मुझे लग रहा है कि तुम इसमें करके आ गई हो भारतेंदु काल। करो, खूब करो करो। एक बार तो मैं एक प्रतिष्ठित कोचिंग में भाई ऐसा परेशान हुआ, 2-3 कोचिंग में पढ़ाने का अनुभव रहा है मुझे। उसको तुम देशज भाषा में कहते हो भटवेड़ी मारना। फिर वो क्या हुआ कि एक बड़ी कोचिंग जो हमारे आसपास ही है, सेकेंड ग्रेड का बैच पढ़ाने गया। बोले हमारा तो सुमनलता मैडम 2.5 महीने में करा देती है पूरा। मैंने कहा 2.5 महीने में तो मेरा आदिकाल और भक्ति काल ही होता है, तो कोर्स तो 7-8 महीने में होता है। अरे फिर हमें बच्चे का क्या, पैसे कम दे देना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये बच्चे फेल हो जाएंगे, ऐसे पढ़ाओगे तो ये कौन पास होगा। हाँ तो होने दो, होने दो, ये फेल होंगे तो होने दो, डिस्काउंट बैच बनेगा फिर। अरे यार भाई, मुझे तुरंत गन्ने की मशीन याद आ गई। गन्ने की मशीन में एक बार गन्ना दे दिया जाता है तो रस निकलता तो है, पर प्रॉपर नहीं निकलता। और दूसरी बार जब उसे देते हैं, बहती रस की धारा अखंड, पीसा जाता जब एक क्षुदंड। फीस डिस्काउंट देकर फिर बैच बनाओ। और तीसरी बार भी लगा देते हैं उसको, तीसरी बार में पूरा निचड़ जाता है, चौथी बार में तो छोया बन के खत्म। कैसी नैतिकताओं के प्रतिमान से कर रहे हैं यार। तुमको फीस लेनी है 2-4 हजार ज्यादा ले लो, इनको ऐसा पढ़ा दो जो पेपर में आ जाए, बीमारी खत्म हो। मित्रों, ऐसा कहने वाले कोचिंगों में आज कबूतर उड़ते हैं, गुटर गूं करते हैं। रिसेप्शनिस्ट सुंदर सुंदर से महिलाओं को बिठा लेते हैं, रिसेप्शनिस्ट बना के वो बैठी रहती हैं। साम्राज्य तहस नहस हो गए।
जो अध्यापक बच्चों को पढ़ा के उनका रिजल्ट नहीं निकालता है तो तुम्हारी सुंदर शकल सूरत देखने बच्चे नहीं आते हैं, और हालत खराब है उन लोगों की। गलत चीज थी। मुझे इतना मोहभंग हुआ कि मैंने प्रण किया कि कोचिंग में पढ़ाएंगे तो अपने में पढ़ाएंगे, नहीं तो आग लगा जमाने में। ऐसी हालत है, बताओ, समझ रही हो? उस दिन क्लास में थी तुम, जब मैं समझा रहा था शुरुआत में, भाई आधुनिक काल के ये खंड है, इनके और नाम ये है। जब मैंने बताया था कि छायावाद तो स्वर्णिम काल है इसका, और शुरुआत होती है द्विवेदी काल। इसलिए द्विवेदी काल का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का आरंभिक युग। वो तो नाम ही था द्विवेदी काल का, है ना? इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग। और जयकाव्य काल, रमा शंकर शुक्ल रसाल। और वैसे तो उन्होंने बाल्यावस्था काल भी कहा है, आदि काल का भी समर्थन किया है। अब की बार भी क्वेश्चन आया था कि रमाशंकर शुक्ल रसाल आदि काल, तो वो गलत नहीं था, वो सही था, क्योंकि वो समर्थन तो किया है। गलत तो वो था जहां रामचंद्र शुक्ल के आगे लिख दिया वीर काल। वो तो वीर गाथा काल है। वीर काल संबोधन तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। और बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब ये देखो, सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग, ये सिद्ध का नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय के ही नाम गिनाए हैं, अवधूत पंथ भी कहते हैं। और नाथ पंथ के अनुयायी कहलाते हैं कनफटे साधु। वो भी याद रखना, कनफटे साधु का संबंध किससे है? सिद्धों से, नाथों से? नाथों से, क्योंकि कनफटों का संबंध होता है इंद्रिय निग्रह से। इंद्रिय निग्रह में नाथ विश्वास करते हैं, सिद्ध नहीं। आदिकाल में चरचरी रास फागु में रचना करने वाले कवि कौन है? जैन। और इनमें भी इनकी लोकप्रिय शैली कौन सी है? रास। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? नंदुलारे वाजपेयी। इसको सही करो। 39 में 1। और आदिकाल में सर्वाधिक प्रामाणिक साहित्य माना जाता है जैन साहित्य। और पूछते कि सबसे ज्यादा अप्रमाणिक साहित्य माना जाता है जब चारण साहित्य आ जाता है, रासो साहित्य। तो 40 में 1। और अच्छे से काउंट करो, चाहे 2-2 बार काउंट कर लो। और काउंट करने के बाद में वजीरा सिंह मतलब हरि सिंह, इकट्ठा कर लो भाई इनसे। अपने यहां उसने कहा था कहानी के तीनों पात्र हैं। हजारा सिंह भी है सूबेदार, वजीरा सिंह भी है, लहना सिंह भी है।